नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत चर्चा करेंगे 11th क्लास की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अध्याय होगा 9 जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। यहाँ वायुमंडलीय परिसंचरण का अर्थ है पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का समूह है वह किस प्रकार से गतिशील हैं। मौसम प्रणालियां, सबसे पहले इस मौसम वर्ड को हम लोग समझेंगे। किसी भी क्षेत्र में आर्द्रता, तापमान, वर्षण तथा वायु दाब के अल्पकालिक या कम समय के प्रभाव को मौसम कहा जाता है। और यदि इनका प्रभाव दीर्घकालिक होगा तो वे जलवायु कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वायुमंडलीय दाब में भिन्नता का क्या कारण है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए, वायु का गर्म होना। वायुमंडलीय दाब तथा तापमान में उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब हुआ यदि तापमान ज़्यादा होगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, यदि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो तापमान ज़्यादा होगा। यहाँ पर बाकी का ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा तो आपको पता ही है कि यह पृथ्वी का एक उपग्रह है, जबकि खगोलीय दूरी का अर्थ होता है खगोलीय पिंड के। जैसे 2 खगोलीय पिंड में यहाँ चंद्रमा भी हो सकता है और ये मान लेते हैं पृथ्वी है। इन दोनों के बीच की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। और यदि यही पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जबकि आर्द्रता का यहाँ पर अर्थ है वायु में जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है किस दिशा में गतिमान वायु पवन कहलाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, क्षैतिज अवस्था में। जब वायुदाब में भिन्नता होती है, अर्थात कहीं पर वायुदाब आपका उच्च हो जाए और कहीं पर निम्न हो जाए, तो वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब जब वायु चलती है इसे ही हम पवन कहते हैं, और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा क्षैतिज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है धरातल से ऊंचाई पर चढ़ने पर वायु पर क्या प्रभाव होगा। ये धरातल है, ये कोई ऊंचा जगह है। अगर यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो वायुदाब है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वायु का जो सघनता है वो कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पर नीचे वायु की सघनता ज़्यादा होगी। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु विरल होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है मध्य समुद्री तल से वायुमंडल के अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब 2 प्रकार की होती है, एक आपका लंबवत, दूसरा क्षैतिज। क्षैतिज वायुमंडलीय दाब ज़्यादा प्रभावी होती है। तीनों विकल्प वायुमंडलीय दाब से ही संबंधित है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं।
जबकि समान वायु दाब वाले रेखा को दर्शाने के लिए समदाब रेखा की सहायता ली जाती है। वायुदाब का जो मात्रक होता है उसे मिलीबार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए 1013.2 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब कितनी ऊंचाई पर घटता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 मिलीबार प्रति 10 मीटर। हालांकि यहाँ आपको जानना चाहिए कि वायु दाब समान मात्रा में नहीं घटती है। अर्थात ये हुआ कि यदि हम धरातल को 0 माने और यदि यहाँ 10 मीटर पर जा रहे हैं तो 1 मिलीबार हमारा घट रहा है, तो हो सकता है 10 से लेकर 50 मीटर तक जाने के क्रम में यह 3 मिलीबार के आसपास घट सकता है। मतलब ये आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी पर कितने वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा डी। अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी पर सबसे पहले वायु दाब की पेटी पाई जाती है, उसे विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। जो दूसरी वायु दाब पेटी पाई जाएगी उसे हम उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी कहते हैं। इसके ऊपर जो वायु दाब की पेटी पाई जाती है उसे अधोध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी कहा जाता है। यही चीज़ आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। अर्थात यहाँ भी एक उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी होगी, उसका फिर अधो ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी पाई जाती है। जबकि हमारे पोल पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का विचार फ्रांसीसी विद्वान कोरियोलिस ने दिया था। यह एक आभासी बल होता है। इसमें जो वायु होती है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह बाएं मुड़ जाती है। दाब प्रवणता का बल अर्थात ये है कि समदाब रेखाएं जो कम या ज़्यादा होती है, जैसे कि मान लेते हैं एक समदाब रेखा 1012 है, एक समदाब रेखा 1013 है, एक समदाब रेखा 1014 है, एक समदाब रेखा 1015 है। तो ये जो 15 से 12 की ओर आ रहे हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे गिरावट महसूस कीजिएगा। 15, 14, 13, 12 ये गिरावट जो हो रहा है, इसी गिरावट को दाब प्रवणता बल कहा जाता है। जबकि अपसारी बल का अर्थ होता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। अर्थात यदि कोई चीज केंद्र से बाहर की ओर जाएगा तो वो आपका अपसारी बल होगा, जबकि कोई चीज अगर बाहर से केंद्र की ओर आएगा तो वो आपका अभिसारी बल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाब प्रवणता प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल तथा कोरियोलिस बल से कौन सी पवन प्रभावित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, क्षैतिज पवन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां समदाब रेखाएं पास पास हो वहां दाब प्रवणता बल क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, वो अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घर्षण का प्रभाव धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा डी, 1 से 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कोरियोलिस बल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है यह अक्षांशों के कोण के सीधे बढ़ता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है यह ध्रुव पर सर्वाधिक और विषुवत पर अनुपस्थित होता है, यह भी सही है। अर्थात यह हमारी पृथ्वी है तो विषुवत रेखा पर आपको कोरियोलिस बल, ऊपर की ओर जाइएगा तो कोरियोलिस बल आपका बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो पवनें समदाब रेखा के समानांतर बहती है क्या कहलाती है? उसे ए भूविक्षेपी पवन कहा जाता है, जबकि चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और बाहर में वायुदाब उच्च होता है। तो यहां पर पवनें उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज केंद्र की ओर जाती है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और किनारे में निम्न वायुदाब, जिसके कारण पवनें केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। ये कंडीशन आपका एंटी क्लॉकवाइज का हो गया, जबकि ये कंडीशन आपका क्लॉकवाइज का हो गया। और ये दोनों स्थितियां आपका ये दोनों स्थितियां आपका उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में है। दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट ये उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है उच्च सूर्य ताप व निम्न वायुदाब होने से विषुवतीय क्षेत्र में किसका निर्माण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए ITC-Z का, जबकि बी ऑप्शन में अश्व अक्षांश होना चाहिए था। विषुवतीय क्षेत्र में ITC-Z का विकास होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च वायुदाब PT के क्षेत्र में यहां पर अश्व अक्षांश की स्थिति पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश को चालीसा कहा जाता है, 60 डिग्री अक्षांश को चीखता साठा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जगह पर मौसम प्रतिकूल होते हैं, अर्थात मौसम वहाँ खराब होता है। ITC-Z को अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। ITC-Z को अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण तथा उसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है शेल या कोस्ट। और ये जो सेल या कोस्ट आपके 3 प्रकार का होता है। पहला जो सेल होता है उसे हेडले सेल कहते हैं, दूसरा जो सेल होता है उसे फेरल सेल कहते हैं, और जो तीसरा जो सेल होता है उसे हम ध्रुवीय सेल कहते हैं। ध्यान देंगे आपके 0 डिग्री से उठकर पवन उपोष्ण उच्च दाब में गिर रहा है, ठीक। तो ये जो आपका पूरा पवन का घूमने की क्रिया हुआ उसे हम हेडली सेल कहेंगे, जबकि यहाँ पर भी देखिएगा अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से पवन उठ रही है और उपोष्ण उच्च दाब में गिर रही है। तो ये जो पूरा या परिसंचरण है इसे हम फेरल कोस्ट कहते हैं। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पवन जमा होती है उसे हम ध्रुवीय कोस्ट कहते हैं। अगला ऑप्शन है डोलड्रम। विषुवतीय क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है इसे ही डोलड्रम कहा जाता है। इनसो का संबंध है प्रशांत महासागर में जो वायुदाब में परिवर्तन होता है उस पूरी घटना को इनसो की संज्ञा दी जाती है। अगले ऑप्शन एल नीनो का संबंध है दक्षिण अमेरिका के
पेरू देश के तट पर जो गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं उसे ही एल नीनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडलीय कोष्ठ कितने प्रकार के हैं? इसकी चर्चा हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। वायुमंडलीय कोष्ठ का प्रकार है 3। पहला वो है हेडलेस सेल है, दूसरा है फेरल सेल है और तीसरा है ध्रुवीय सेल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है, ऐसे पवनों को क्या कहते हैं? ऐसे पवनों को मौसमी पवन कहा जाता है। इसका उदाहरण है मॉनसून। जबकि स्थानीय स्तर पर जो पवनें बहती हैं उसे स्थानीय पवन कहा जाता है। इसका महत्व एक खास क्षेत्र विशेष में ही होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लू को ले सकते हैं। लू उत्तर भारत में बहने वाली गर्म पवनें हैं। जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो उसे समुद्री समीर कहा जाता है। ये जब पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो उसे स्थलीय समीर या स्थल समीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च पठार व हिम क्षेत्र से घाटी में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो उन पवनों को अवरोही पवन कहा जाता है। ये हमारा पर्वत क्षेत्र हुआ, नीचे का क्षेत्र हमारा घाटी क्षेत्र हो गया। जब ये पर्वतीय ढाल ठंडी होती है तब पवनें पर्वत से घाटी की ओर चलने लगती है, जिसे पर्वत समीर कहते हैं। लेकिन जब ये ढाल गर्म होती है तब पवन घाटी से पर्वत की ओर पवन चलने लगती है। ए स्थिति को पर्वत समीर कहते हैं और इस बी स्थिति को घाटी समीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समांगी क्षेत्र में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली वायु को क्या कहा जाता है? समांगी का अर्थ होता है एक समान। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लेते हैं ये कोई गर्म जगह है और यहाँ पर वायु अगर रहेगी तो स्वाभाविक यहाँ के गुण को अपने में मिला लेगी, अर्थात ये वायु भी गर्म हो जाएगी। तो ये जो गर्म वायु पूरा का जो क्षेत्र होगा या ये जो गर्म वायु जो होगी वो वायु राशि कहलाएगी। जबकि वाताग्र में होता है दो वायु राशि जब आपस में टकराती है तो इन दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है और ये जो संक्रमण क्षेत्र है इसे वाताग्र कहते हैं। जब वायु आक्रामक रूप से स्तंभ का आकार ले लेती है तो इसे टर्नेडो कहा जाता है। और ये जब आपका जल भाग में स्तंभ का रूप लेती है तो इसे जल स्तंभ कहा जाता है। तड़ित झांझा की उत्पत्ति संवहन कारणों से होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु राशि के कितने उद्गम क्षेत्र हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा B5। पहला जो इसका उद्गम क्षेत्र है वो है उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल क्षेत्र, तीसरा है उच्च अक्षांशीय ठंडे महासागर वाले क्षेत्र, चौथा है उच्च अक्षांशीय अति शीत या
हिम से आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। और पांचवा है अस्थायी रूप से हिम से आच्छादित महाद्वीप। डिग्री को निम्न अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री से अगर आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों में जो अक्षांश रेखाएं हैं उसे हम उच्च अक्षांश कहते हैं। 0 से 23.5 डिग्री निम्न अक्षांश का क्षेत्र है। 23.5 से 66.5 डिग्री मध्य अक्षांश का क्षेत्र है, जबकि 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक उच्च अक्षांशों का क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है वायु राशि के कितने प्रकार हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा C5। इसका पहला प्रकार है जिसे MT कहा जाता है। जो दूसरा प्रकार है उसे CT कहा जाता है। जिसका तीसरा प्रकार है उसे MP कहा जाता है। जो चौथा प्रकार है उसे CP कहा जाता है। और जो पांचवा प्रकार है उसे CA कहा जाता है। यहाँ पर M का अर्थ है मरीन अर्थात समुद्री क्षेत्र। यहाँ C का अर्थ है कॉन्टिनेंटल या अर्थात महाद्वीपीय क्षेत्र। यहाँ पर T का अर्थ है विषुवतीय क्षेत्र। यहाँ पर P का अर्थ है ध्रुवीय क्षेत्र। और यहाँ पर A का अर्थ है आर्कटिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 है वाताग्र के कितने प्रकार होते हैं? तो वाताग्र के 4 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है उसे शीत वाताग्र कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर शीत वायु राशियों का प्रभाव ज़्यादा है। जबकि दूसरा जो वाताग्र है उसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर उष्ण वायु राशियों का ज़्यादा प्रभाव है। तीसरे प्रकार का जो वाताग्र है उसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ ये वाताग्र धरातल से कुछ ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं। धरातल से जो कुछ ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं उसे अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। कि चौथा जो वाताग्र होता है इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक ये अचर वाताग्र रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं? चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय को बहिरुष्ण चक्रवात भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 0 से 23.5 डिग्री के बीच में आते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात 23.5 से 86.5 डिग्री के बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में क्या कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर में से हरिकेन कहा जाता है। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में नाम दिया गया है। टाइफून दक्षिणी चीन सागर में से कहा जाता है, जबकि तूफान इसे हिंद महासागर या भारत के क्षेत्र में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस दिशा में चलते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं।
नंबर 26 है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति व विकास के लिए कौन सी स्थितियां अनुकूल नहीं है? पहला, वृहद समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सी तापमान से अधिक ना हो, ये बिल्कुल सही है, ये अनुकूल स्थिति है। ऑप्शन बी है, कॉरियोलिस बल का होना, ये भी अनुकूल स्थिति है। सी है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति का कम होना, ये भी सही है। तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अभिसरण। यहाँ ये अभिसरण यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है अपसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चक्रवात का आँख कहा जाता है। ये क्षेत्र शांत क्षेत्र होता है। ये आपको पता होना ही चाहिए कि व्यापारिक पवन आपका 0 से लेकर 30 डिग्री के क्षेत्र के बीच में बहता है। 0 से लेकर 30 डिग्री के क्षेत्र में बहने वाला पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है, जबकि 30 से 60 डिग्री वाले क्षेत्र में बहने वाले पवनों को 30 से 60 डिग्री के क्षेत्र में बहने वाले पवनों को पछुआ पवन कहा जाता है, और 60 से 90 डिग्री के बीच में बहने वाले पवनों को ध्रुवीय पवन कहा जाता है।